गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टूडेज आवर टॉपिक इज़ आइसोमेरिज्म। जैसे कि हमने पीछे वाली वीडियो में हम चैप्टर पढ़ रहे थे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने IUPAC कवर कर लिए हैं, जिसमें कॉमन नेम और IUPAC नेम नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया है। उसके एग्जांपल्स हैं, वो एक अलग क्लास आएगी, उसमें एग्जांपल्स एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म टॉपिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों की स्टडी करेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो बच्चों आइसोमर वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। आइसोमेरिज्म आर दोज इन विच मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर or structure is different. तो बच्चों आइसोमर में क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने ब्यूटेन का एग्जांपल लिया, 1 2 3 4 5 पेंटेन, और हमने एक बना दिया इस तरीके से। तो बच्चों इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 कार्बन तो हमारे पास 5 ही है बट इनका नाम तो IUPAC नेम तो डिफरेंट हो गया ना, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इसमें सेम है, इस वाले का जो फॉर्मूला है और इसका जो फॉर्मूला है वो तो सेम हो गया बट इनका अरेंजमेंट और इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया। तो इसको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड अदर वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमर। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है इस वाले केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है और स्टीरियो में रोटेशन के बेसिस पे हम बताते हैं उस मॉलिक्यूल में किसी में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, किसी में डबल बॉन्ड के अलोंग रेस्ट्रिक्शन होता है, किसी में मतलब इसमें स्पेशल अरेंजमेंट के बेसिस पे बोल सकते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट इज डिफरेंट और जो हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर है इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बच्चों। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये कितने टाइप का होता है, इसमें हम डिफरेंट आइसोमर पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला आता है इसमें चेन आइसोमर, देन पोजीशन आइसोमर, देन रिंग चेन आइसोमर, and after that functional isomer and tautomerism, last but not the least meta isomer. So बच्चों these are the स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे कि चेन आइसोमर में क्या होता है, पोजीशन में क्या होता है, इनके किस तरह एग्जांपल्स कवर करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। और स्टीरियो आइसोमर में हम बेसिकली 2 टाइप के आइसोमर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड अदर वन इज ऑप्टिकल आइसोमर। और एक इसी में ही हम पढ़ते हैं कन्फर्मर्स पढ़ते हैं, वो इसी का ही टाइप होता है कन्फर्मर्स बच्चों, जिसमें रोटेशन सिंगल बॉन्ड का लॉन्ग रोटेशन होता है, वो इसी में ही कवर करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के बाद। अभी हम 1 बाय 1 ही पढ़ेंगे। मतलब मेन जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है जो हमें आज स्टडी करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट डिफरेंट होता है।
इनके एग्जाम्पल से हमने बताया कि इसमें CN और HN की जो यूनिट है वो तो सेम है इस वाले फॉर्मूले में, बट इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो जिसका फॉर्मूला सेम होगा, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप का होता है, वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड अनदर वन इज द स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर हम डिफरेंट ये पढ़ेंगे, ये किस तरीके से होते हैं, क्या अरेंजमेंट होते हैं, आपको अभी बताया जाएगा। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, एंड स्टीरियो आइसोमर में स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उनके रोटेशन के बेसिस पे देखेंगे। एंड ये दो टाइप का होता है, वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड अनदर वन इज ऑप्टिकल आइसोमर। तो बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होता है, तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है चेन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल, जो पेरेंट चेन होगी हमारे पास वो डिफरेंट हो गई। जैसे एक ब्यूटेन हो गई, एक पेंटेन हो गई, तो जो पेरेंट चेन डिफरेंट होगी तो उस वाले केस में क्या होता है, पेरेंट चेन डिफरेंट, दैट विल बी नोन एज द चेन आइसोमर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमर। तो बच्चों चेन आइसोमर में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास पेरेंट चेन डिफरेंट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, तो बच्चों इसमें क्या है 1 2 3 4 5, इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एन पेंटेन, और इसका नाम लिखेंगे ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो पेरेंट चेन है यहाँ पे तो पेंटेन की है बच्चों, और यहाँ पे देखो ब्यूटेन की है 5 और यहाँ पे 4 की। तो चेन आइसोमर वो होता है जब हमारे पास जो IUPAC नेम है वो डिफरेंट आए, जो उसकी पेरेंट चेन है वो डिफरेंट आए। तो पेरेंट चेन डिफरेंट आती है तो उस वाले केस को बोलते हैं चेन आइसोमर बच्चों। जैसे कि अभी हम दूसरा पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर में क्या होता है बच्चों, इस वाले केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन या सबस्ट्रेट की पोजीशन डिफरेंट होती हैं, पोजीशन इज डिफरेंट। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि ये हो गया एंड अनदर वन इज दिस। तो बच्चों इसमें आप देखोगे कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ये हमारे पास डिफरेंट है। यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 4 5, और इसका हम नाम देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो बच्चों डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें 1 पे है और इस पे 2 पे है, तो तब भी हमारे पास सबस्ट्रेट की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ये पोजीशन हमारे पास डिफरेंट होती है। किसी भी सबस्ट्रेट, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, कुछ भी आ गया जिसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, उस वाले केस को बोलेंगे हम पोजीशन आइसोमर। ठीक है बच्चों, आ गया समझ। अब नंबर 3 की बात करते हैं फंक्शनल आइसोमर। नाम से ही पता चल रहा है फंक्शनल आइसोमर में क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा बच्चों। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मतलब एक फंक्शनल ग्रुप एसिड लगा दिया, एक अल्कोहल लगा दिया, तो जिस केस में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होएगा उसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, उसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। चेन आइसोमर किसको बोलेंगे बच्चों, तो पेरेंट चेन डिफरेंट होगी हमारे पास। जो हमारे पास जो ये बेसिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ये सब में वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप अलग लगा दिए तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो सकता है, नहीं बच्चों। मॉलिक्यूलर आइसोमर का मेन ये मान लो ब्रह्मास्त्र, वो तो यही चीज़ है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमेशा सेम ही होएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो वो आइसोमर होगा ही नहीं। तो इन वाले केसेस में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हुआ ना। चेन आइसोमर में भी देखो बच्चों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हमारे पास पेरेंट चेन डिफरेंट है, तो वो चेन हो गया। पोजीशन आइसोमर में क्या हुआ, हमारे पास डबल बॉन्ड या सबस्ट्रेट की पोजीशन डिफरेंट होगी, उसको हम बोल रहे हैं पोजीशन आइसोमर बच्चों। देन थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे, तब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा, उसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर।
इसके बाद करते हैं रिंग चेन आइसोमर की। तो रिंग चेन आइसोमर में बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, एक हमारे पास रिंग होएगी और एक हमारे पास ओपन चेन होगी, उसको बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर। जैसे कि एक साइक्लोप्रोपेन लगा लो और एक हमारे पास नॉर्मल ओपन चेन 3 मेंबर कार्बन लगा लो, तो उसको क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। फोर्थ वन इज रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर। तो बच्चों रिंग चेन आइसोमर में क्या होगी, एक तो रिंग होगी और एक चेन होगी। रिंग और चेन से हमारा क्या मतलब है, मान लो एक ही क्लोज और एक हमारे पास 1 2 3 1 2 3। ठीक है बच्चों, रिंग चेन नाम से ही देख लो, एक तो हमारे पास रिंग है और एक हमारे पास चेन है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, चेन आइसोमर। सबसे पहले पढ़ा हमने आइसोमर। आइसोमर में क्या बताया, जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको आइसोमर बोल रहे हैं। डिफरेंट टाइप के हमने पढ़ लिए, 2 टाइप पढ़े, वन इज द स्ट्रक्चर एंड अनदर वन इज द स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर में सबसे पहले हमने पढ़ा चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में हमने क्या पढ़ा, पैरेंट चेन डिफरेंट होगी, उसको चेन। पोजीशन किसको बोल रहे हैं, तब डबल बॉन्ड और सबस्ट्रेट की पोजीशन डिफरेंट होगी, उसको पोजीशन बोल रहे हैं। फंक्शनल किसको बोल रहे हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप पे डिफरेंट होगा, उसको फंक्शनल बोल रहे हैं। और रिंग चेन नाम से पता चल रहा है, वन इज द रिंग एंड अनदर वन इज द चेन। बच्चों अब बात करते हैं हमारे पास मेटा आइसोमर की। तो मेटा आइसोमर क्या होगा, मेटा आइसोमर बेसिकली ये ब्रीजिंग कार्बन्स में होता है। तो जैसे कि ROR लगा लो बच्चों, ROR, RC डबल बॉन्ड R डैश, RC डबल बॉन्ड OR। तो इनमें क्या, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, RC डबल बॉन्ड OR, इसका हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो बच्चों ध्यान से सुनो, मेटा आइसोमर में क्या होता है, जो भी हमारे पास ब्रीजिंग कार्बन होगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनमें से कोई भी साइड, दूसरा आइसोमर तो दे रखा होगा ना, उसमें किसी भी साइड में हमारे पास एक भी, यदि लेफ्ट हैंड साइड अलग है या राइट हैंड साइड अलग है या दोनों अलग है, उस वाले केस में होता है मेटा आइसोमर। क्या बताया बच्चों, कोई भी ब्रीजिंग कार्बन होगा, उसमें लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, किसी भी एक पोजीशन में यदि हमारे पास डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो उस वाले केस में क्या होता है, मेटा आइसोमर। बच्चों ठीक है, ये वाली चीज़ ध्यान रखना, मेटा आइसोमर में ब्रीजिंग हेड से या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, किसी भी साइड डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं मेटा आइसोमर बच्चों। देन इसके बाद बात करते हैं इस वाले केस में लास्ट हमारे पास टोटोमेरिज्म। तो बच्चों टोटोमेरिज्म होता है, आगे हम GOC पढ़ेंगे और आगे 12th वाली केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, उसमें टोटोमेरिज्म मैकेनिज्म्स में बहुत यूज होता है। टोटोमेरिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसमें इंट्रामोलिकुलर H ट्रांसफ़र होता है, मॉलिक्यूल में H का ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कीटो इनोल आइसोमराइजेशन होती है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर H ट्रांसफ़र, इंट्रामोलिकुलर H ट्रांसफर। तो इससे जैसे कि एग्जाम्पल देखो, हमारे पास है R CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इससे हमने क्या बना लिया, CH2 C OH CH2 CH3। बच्चों ये किस तरीके से बनाया, यहाँ देखो, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, CH2H C डबल बॉन्ड O, ये आगे सेम है, इस वाले H को हमने ट्रांसफ़र किया, तो इसमें क्या हुआ, इसी रिएक्शन में ही H का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। यदि डिफरेंट सबस्ट्रेट हो उसमें ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, और यदि एक में ही होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर। तो एक ही रिएक्शन में हो रहा है ना, एक ही सबस्ट्रेट में हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं इंट्रामोलिकुलर H ट्रांसफ़र।
सो बच्चों ये टोटोमेरिज्म होता है, इसमें हमारे पास ये वाली फॉर्म होती है, इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं, और जो हमारे पास ये वाली फॉर्म होती है इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं। इसको हम कीटो इनोल आइसोमराइजेशन भी बोलते हैं, कीटो इनोल आइसोमराइजेशन। ठीक है बच्चों। अब कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें दो आइसोमर होते हैं, यदि उसमें पोजीशन भी हो जाएगा, फंक्शनल भी हो जाएगा, तो उस वाले केस में हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो बच्चों आइसोमर का प्रायोरिटी का हमारे पास ऑर्डर होता है, ये वाला हमारे पास आइसोमर के प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है। सबसे आर का मतलब क्या है? रिंग चेन आइसोमर, एफ का मतलब फंक्शनल, देन मेटा, देन चेन, देन पोजीशन। ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, इसको याद करने की ट्रिक है, रात को FM चलाओ प्यार से, रात को FM चलाओ प्यार से। ठीक है बच्चों, दिस आर द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिज्म। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो, चेन हो, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म को देंगे। तो समझ आ गया ना, ये बेसिकली हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा, जिसमें हमने चेन आइसोमर पढ़ा, पोजीशन आइसोमर पढ़ा, मेटा आइसोमर पढ़ा, रिंग चेन आइसोमर पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा टोटोमेरिज्म बच्चों। एंड ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसके बेसिस पे आप अरेंज कर लेना। जहाँ भी दो पॉसिबिलिटी लगे तो हम किसके बेस पे चूज करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम कई बार बच्चों हमारे पास सीधे एल्केन भी पूछ लिए जाते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर बताओ, तो वो हम बना के देखने में बहुत टाइम लगता है, तो वो 5-6 हैं, उनको याद कर लेते हैं, और एल्कीन एल्काइन इनमें हम बना के भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ये बताओ कि नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम कितना होना चाहिए जो आइसोमर शो करेगा? बताओ चलो। बताओ बच्चों क्या आएगा? एक कार्बन आइसोमर शो कर सकता है, पहले ये बताओ, और 2 कार्बन और 3 कार्बन। ये आइसोमर शो ही नहीं कर सकते। अब हमारे पास मीथेन है, उसका आप डिफरेंट पॉसिबिलिटी, डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? बना ही नहीं सकते ना। इस तरीके से आप इथेन का नहीं बना सकते, प्रोपेन का नहीं बना सकते। तो बच्चों बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 4 से आइसोमर स्टार्ट होते हैं। तो एक बार आप इसको मेमोराइज कर लेना, इजीली आपको ये याद रह जाएंगे, बना के नहीं देखने पड़ेगी। C4 में 2, C5 में 3, 5, 9, 35। सो बच्चों बेसिकली एग्जाम में फ्रीक्वेंटली इनका ही पूछा जाता है। अब एल्कीन हो गई, एल्काइन हो गई, उनको बना के देखना पड़ेगा। इतना कितना याद रखोगे? एल्कीन के याद रखना बेसिकली फ्रीक्वेंटली ये पूछे जाते हैं, तो एक बार इनको याद रख लेना, आपको ध्यान रह जाएंगे कि एल्कीन में कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास C4 में, C5 में, एक बार याद रखना, 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75, 1-2 बार करोगे आपको इजीली कवर हो जाएंगे। तो बच्चों ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर आइसोमर। अब हम मूव ऑन करते हैं स्टीरियो आइसोमर के, जिसमें हमें 2 पढ़ने हैं। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड अनदर वन इज ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान से सुना बच्चों, ये वाले आगे वाले इंपॉर्टेंट हैं, उसमें हम 3D के बेसिस पे भी देखेंगे, अरेंजमेंट के बेसिस पे, रोटेशन के बेसिस पे, तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो एक बार ध्यान से सुनते जाना, फिर उसके बाद आप जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करना, आपको इजीली वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर में बच्चों अभी हमने बताया था ये 2 टाइप के होते हैं। वन इज द ज्योमेट्रिकल एंड अनदर वन इज ऑप्टिकल। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, इस वाले केस में रेस्ट्रिक्ट होता है रोटेशन, अलोंग डबल बॉन्ड।
जो हमारे पास डबल, जैसे कि C डबल बॉन्ड C हो गया, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, N डबल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, और साइक्लोएल्केन्स हो गया। तो बच्चों दो डबल बॉन्ड हैं, इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होने की वजह से ये मॉलिक्यूल रोटेट नहीं हो पाते। तो जैसे इनमें रोटेशन ही नहीं होगा तो इनमें हम इंटर कन्वर्जन नहीं कर सकते, तो इनमें इंटर कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं होता। इंटर कन्वर्जन अब्सेंट ड्यू टू हाई डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ड्यू टू हाई डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर। ठीक है बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेसिकली होता क्या है, इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन अलोंग द डबल बॉन्ड, और इसमें हाई इन दो डबल बॉन्ड को हमें तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हाई डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होने की वजह से इन मॉलिक्यूल को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन आता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा और इसमें नहीं होगा। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहचानने के लिए किस तरीके से, C डबल बॉन्ड C, ध्यान से देखना, E B C D। हमारे पास बच्चों सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। और ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, यदि बच्चों देखो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गए तो एक क्या हो जाएगा, PX PX, दूसरा PY PY, साइड वाले PX PX और बीच वाला क्या हो गया, PY PY हो गया। ये हो गया ओड का केस। इवन का केस में क्या हो जाता है, सिमेट्री का चक्कर फंसता है, वो आपको ऑप्टिकल में बताऊंगी। यदि मान लो इस तरीके से है तो ये हो गया PX PX, ये वाला भी हो गया PX PX, और जो ये बीच वाला है बच्चों ये होएगा PY PY। तो इसमें बेसिकली ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और जो ये ग्रुप लगे हैं A नॉट इज इक्वल टू B एंड D नॉट इज इक्वल टू C, तब ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल होएगी तो उस वाले में हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। सो दीज आर द टू कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है बच्चों, एक तो ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए एंड अनदर वन इज ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के बाद जो उसमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो A नॉट इज इक्वल टू B एंड C नॉट इज इक्वल टू D। सो तब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, उस वाले केस में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो जाएगा। बच्चों कुछ हमारे पास इसी में ही कुछ टर्म्स आती हैं जिनको ध्यान से देखना। एक होती है हमारे पास सिस ट्रांस, एक होती है हमारे पास ENZ एंड थर्ड होती है सिन एंड एंटी। तो ये छोटी छोटी टर्म होती है, ये हमें पता होना चाहिए। सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, ई और जेड क्या होता है, सिन एंड एंटी क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले सिस एंड ट्रांस की बात करते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C OH CH3 OH CH3। तो बच्चों तब सेम यूनिट सेम साइड होती है तो उसको बोलते हैं सिस। और यदि इससे अपोजिट हमारे पास हो, जैसे OH OH दोनों ही अपोजिट साइड होता है तो उस वाले केस में बोलते हैं ट्रांस। तो सेम यूनिट सेम साइड होगी तो उसको हम बोलेंगे सिस, और सेम यूनिट डिफरेंट साइड होंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांस। ठीक है बच्चों, देखो अभी यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो C डबल बॉन्ड C OH OH, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। तो बच्चों OH इस तरफ है, इसमें दोनों ही अपोजिट साइड है तो ये हो जाएगा ट्रांस, और तब सेम साइड होगा तो सिस। तो सिमिलर ग्रुप यदि सेम साइड होंगे तो उसको बोलेंगे सिस, और यदि अपोजिट साइड होंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांस।
ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल और देख लो, छोटा सा ही, सी डबल बॉन्ड सी इथाइल मिथाइल मिथाइल इथाइल। तो इस वाले केस में क्या बोलेंगे इसको बच्चों, इथाइल इथाइल सेम साइड है, मिथाइल मिथाइल सेम साइड है, तब यदि सिमिलर ग्रुप यदि सेम साइड होंगे तो उसको बोलेंगे सिस, और अपोजिट ग्रुप डिफरेंट साइड होंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, समझ आ गया। यदि इथाइल इथाइल इस तरफ हो जाएंगे उसको ट्रांस बोल देंगे, इसको सिस बोल देंगे। सो इनको हम सिस और ट्रांस बोलते हैं। नंबर सेकंड आता है ई और जेड बच्चों। तो ई और जेड पे हम प्रायोरिटी देते हैं, तो जेड में क्या होता है, यदि सेम साइड प्रायोरिटी होती है, और ई में क्या होती है बच्चों, यदि हमारे पास डिफरेंट साइड प्रायोरिटी होती है। अब बात आती है प्रायोरिटी किसके बेसिस पे देंगे, तो बच्चों ध्यान से सुनो, प्रायोरिटी हम किसके बेस पे दे रहे हैं, एटॉमिक मास के, मास नंबर के बेस पे दे रहे हैं। जिसका मास ज़्यादा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा, जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, किसके ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, ड्यूटेरियम के, बिकॉज ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा है। तो तब जिसका मास ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। यदि मान लो इस एक तरफ भी मिथाइल अटैच है, दूसरी तरफ भी मिथाइल अटैच है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो मिथाइल, हम देखेंगे कि मिथाइल के साथ कौन सा ग्रुप साथ में और अटैच है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल देखो, यही वाला एग्जाम्पल बताती हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, यह मान लो मिथाइल, यहाँ OH, CH2 OH, यहाँ मान लो CH2 SH, और यहाँ मान लो इथाइल। तो बच्चों सबसे पहले इनमें प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि CH यहाँ पे तो मिथाइल है ना बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इसके साथ कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन भी अटैच है, तो ऑक्सीजन का मास ज़्यादा होगा तो इसको हम प्रायोरिटी 1 देंगे। इथाइल और इस वाले केस में किसको प्रायोरिटी देंगे, इस सेकेंड नंबर वाले को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे 1 प्रायोरिटी और इस वाले केस में 1 प्रायोरिटी इसको, तो दोनों ही प्रायोरिटी सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, जड़। तो बच्चों हाई प्रायोरिटी यदि एक ही साइड होती है उसको जेड बोलते हैं, और यदि हाई प्रायोरिटी दोनों अलग अलग साइड होती हैं उसको ई बोलते हैं। तो इसमें ये याद रखना, ये कार्बन से 2 एटम जुड़े हैं ना, हम इनको प्रायोरिटी देंगे। ऐसे मत कर देना कि इन दोनों को कंपेयर मत कर देना, कार्बन के साथ जो यूनिट जुड़ी है ना बच्चों उन्हीं को ही कंपेयर करना है। इस कार्बन के साथ 2 यूनिट जुड़ी है तो इनको कंपेयर करो कि किसको प्रायोरिटी देंगे, दूसरे वाले कार्बन के साथ जो यूनिट जुड़ी है उनको कंपेयर करो किसको प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद देखो जो हमारे पास प्रायोरिटी आई है उनकी डायरेक्शन क्या है, वो कौन सी साइड आई है, एक ही साइड आएंगी तो उनको बोल देंगे जेड, और डिफरेंट साइड आ जाएंगे उनको बोल देंगे ई। ठीक है बच्चों, आ गई समझ। तो हमारे पास सिस एंड ट्रांस कवर हो गया, ए एंड जेड कवर हो गया। अब हम बात करते हैं सिन एंड एंटी की बच्चों। तो सिन एंड एंटी में हम एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम का केस देखेंगे, और हम साइक्लोएल्केन्स का भी देखेंगे। तो सिन एंड एंटी में भी यही होता है, सिन का मतलब होता है सेम साइड और एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सिन की। तो इसमें 2 केस होते हैं, एक देखते हैं एल्डोक्सिम का केस और एक होता है कीटोक्सिम का केस। तो एल्डोक्सिम के केस में क्या देखेंगे, जैसे सी डबल बॉन्ड N OH मिथाइल हाइड्रोजन नाइट्रोजन। तो बच्चों इस वाले केस में आप ये देखो कि यहाँ पे मान लो हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं और यहाँ पे R ग्रुप अटैच कर देते हैं। तो H और OH यदि सेम साइड है तो इसको हम बोल देंगे सिन, और यदि अपोजिट साइड होते तो इसको बोल देते हम एंटी। यदि ग्रुप सेम साइड होंगे तो, और एल्डोक्सिम किसको बोलते हैं बच्चों, तो इसके साथ यदि एक हाइड्रोजन अटैच होता है ना तो एल्डोक्सिम होता है, और यदि एक भी हाइड्रोजन नहीं होता तो उसको कीटोक्सिम बोलते हैं। जैसे कीटोक्सिम में देखो, कीटोक्सिम में सी डबल बॉन्ड सी, इट इज द मिथाइल नाइट्रोजन, इट इज द OH, इट इज द इथाइल। तो इसको बच्चों हम क्या नाम देंगे, सिन मिथाइल इथाइल, पूरा लिख देती हूँ, चलो सिन मिथाइल
इथाइल ऑक्सिम। तो बच्चों इसमें क्या बोला, यदि ग्रुप सेम साइड HOH सेम साइड है तो उसको बोल दिया हमने सिन, और यदि डिफरेंट साइड चीज़ें हैं तो उनको हमने एंटी बोल दिया। जैसे कि एक और देख लो, जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का देख लो, HOH लोन पेयर हो जाएंगे तो इनको क्या बोल देंगे, सिन बोल देंगे। ऐसे ही साइक्लो एल्केन्स के भी केस में होता है, जैसे कि बच्चों हमारे पास सेम साइड ग्रुप है तो इसको हम बोल देंगे सिन, और यदि डिफरेंट साइड चीज़ें हैं हमारे पास, एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है, उसको बोल देंगे एंटी। ठीक है, तो किस तरीके से पता चल रहा है, ग्रुप के बेसिस पे देख रहे हैं। सबसे पहले हमने सिस और ट्रांस देखा, तो सिस और ट्रांस में भी हमने क्या देखा, यदि सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो उसको सिस बोलेंगे, यदि सिमिलर ग्रुप डिफरेंट साइड है तो उसको हम ट्रांस बोल रहे हैं। ठीक है, ई और जेड में भी किस तरीके से कर रहे हैं, यदि हाई प्रायोरिटी हमारी सेम साइड है, हाई प्रायोरिटी किसके बेसिस पे दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे दे रहे हैं। यदि हाई प्रायोरिटी सेम साइड है तो हम उसको जेड बोल रहे हैं, और हाई प्रायोरिटी यदि डिफरेंट साइड है तो हम उसको ई बोल रहे हैं। सेम हम सिन एंड एंटी में कर रहे हैं बच्चों। सिन और एंटी में किस तरीके से कर रहे हैं, एच और ओ एच के बेसिस पे हमने देख लिया, अरेंजमेंट देख लिया, और नेमिंग में भी यही होता है। जैसे नाम लिखा है यहाँ पे सिन मिथाइल, तो मिथाइल के कंपेयर में तो सिन ही है ना ओ एच बच्चों। इथाइल तो यहाँ पे एंटी इथाइल लिखो चाहे ना लिखो, बेसिकली कॉमन सेंस की बात है कि यदि मिथाइल के साथ सिन है तो इथाइल के साथ एंटी ही होगा। तो आपको आई थिंक ये तीन चीज़ें समझ आ गई, सिस, ट्रांस, ई जेड एंड सिन एंटी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो टर्म्स आते हैं वो हमने पढ़ी हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनमें हमें पता लगाना है कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगी नहीं होगी। और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और क्रिस्टलिटिस वगैरह, इनका हमें देखना है कि इनमें किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं कि उनमें हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है या नहीं। तो हम सबसे पहले बच्चों बात करते हैं क्यूमिलीन की। क्यूमिलीन क्या होता है, हमारे पास लगातार कॉन्टिन्यूसली डबल बॉन्ड होता है, उसको क्यूमिलीन बोलते हैं बच्चों। तो जैसे सी डबल बॉन्ड सी, बच्चों पहले ये बताओ ये होगा या नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। चलो इसके ये भी लिख देती हूँ, आर डैश। बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन होती है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो ओड होने चाहिए इवन। बताओ, तो बच्चों जो हमारे पास क्यूमिलीन होता है उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास ओड होने चाहिए। तो यहाँ तो ओड है ही नहीं ना, तो क्यूमिलीन हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेफर ही नहीं करेगा। यदि हम इसमें एक डबल बॉन्ड और इंक्रीज कर देते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हम लगा देते हैं इथाइल, यहाँ लगा देते हैं मिथाइल, एंड यहाँ लगा देते हैं, चलो यही लगा लो, इथाइल मिथाइल। तो बच्चों जो ये वाले ग्रुप है ना ये सेम नहीं होने चाहिए। यदि ये वाले ग्रुप सेम नहीं होंगे ना, जैसे ये ए मान लो ये बी मान लो, तो ए नॉट इज इक्वल टू बी, ये सी मान लो ये डी मान लो, तो सी नॉट इज इक्वल टू डी। तो इस वाले केस में क्या बोला है, हमारे पास ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए और ए नॉट इज इक्वल टू बी एंड सी नॉट इज इक्वल टू डी होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही हैं तो उस वाले केस में बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ही होगा, इससे अलावा कोई नहीं है। बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लेना और एक ये वाली कंडीशन देख लेना। यदि आपके पास ये वाली दो कंडीशन है तो आंख बंद करके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कर देना, वो सही आएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये रामबाण है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। एक इसी में ही होता है बच्चों, क्यूमिलीन में ही। आपको ये वाला गलत है, इसको सही मत मान लेना। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं, क्यूमिलीन के बाद हमारे पास आता है स्पाइरेन के सिस्टम। तो स्पाइरेन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, इसमें रिंग होती है हमारे पास, जैसे कि एक रिंग ये हो गई, ये रिंग हो गई, ये रिंग हो गई, और यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट हो जाएगा आर आर डैश।
तो इस वाले केस में भी उसमें क्या काउंट कर रहे थे, डबल बॉन्ड काउंट कर रहे थे, इसमें क्या काउंट करेंगे, रिंग काउंट करेंगे। तो बच्चों कंडीशन तो सेम यही है, इसमें रिंग काउंट कर लेना 1 2 3, ओड नंबर ऑफ रिंग एंड ए नॉट इज इक्वल टू बी एंड सी नॉट इज इक्वल टू डी। ये दो कंडीशन बताई हैं, दो कंडीशन फुलफिल। तो उस वाले केस में रामबान क्या बताया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ही होगा उस वाले केस में। ठीक है बच्चों, तो ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी हो गया और हमारे पास ए नॉट इज इक्वल टू बी एंड सी नॉट इज इक्वल टू डी। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुआ। एक बच्चों इन्हीं का ही मिक्सचर आता है, क्यूमिलिन और स्पाइरिन को यदि मिक्स कर दिया जाए तो उस वाले केस में कैसे हो जाएगा। मतलब रिंग मिक्स करनी है और डबल बॉन्ड मिक्स करना है, तो किस तरीके से करेंगे बताओ। वन टू थ्री फोर फाइव। तो इन वाले केसेस में भी हम किस तरीके से देखना है कि 1 2 3 4 5 कंडीशन तो फुलफिल है ना, तब भी ये दो कंडीशन फुलफिल होगी आपके पास। इनमें से कितनी भी रिंग लगा के दे दी जाए, आप सिर्फ यही देखना ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ओड नंबर ऑफ रिंग है, ए नॉट इज इक्वल टू बी है, सी नॉट इज इक्वल टू डी है, उस वाले केस में आँख बंद करके लगा देना ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल ही है। एक बच्चों इसी में ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, उसमें आप लोगों के इस तरीके से क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड। आप ये बताना इस वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा ही नहीं। अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, तो अब इसको देख के बताना ये करेगा या नहीं, ये बताओ। ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं। जो आपके पास दो कंडीशन बताई हैं, उन कंडीशन के बेसिस पे देख के ही बताओ कि ये कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि 1 और 2 है, तो 2 तो अब हमने बताया था 2 में तो करता ही नहीं है, इवन नंबर में तो करता ही नहीं, क्योंकि हम इतनी देर से यही बता रहे हैं कि ओड नंबर हो, पाई बॉन्ड हो, ए नॉट इज इक्वल टू बी हो, सी नॉट इज इक्वल टू डी हो, इन वाले केसेस में ही करता है। तो बच्चों ये एक स्पेशल केस है। इस वाले केस में ये मान लो हमारे पास एल्कीन है, तो इस एल्कीन में एक हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, एक हमारे पास आर हो गया, दूसरा ये वाला ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये वाला ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो ये जो सबसे पहले हमने जो केस पढ़ा था नॉर्मल एल्कीन का, वही तो हो गया ना बच्चों। तो इस वाले केस में हम क्यूमिलिन और स्पाइरिन के बेसिस पे नहीं बता रहे, इस वाले केस में हम एल्कीन के बेसिस पे बता रहे हैं कि एक एल्कीन है और उसके ऊपर A नॉट इज इक्वल टू बी एंड C नॉट इज इक्वल टू D ग्रुप अटैच है। दैट्स वाई दिस कंपाउंड विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, ये आपको बच्चों प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहे हैं ना आप। सबसे पहले हमने जनरल एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करा तो यही बताया था। अभी आप लोगों को लगेगा कि यार ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, तो ओड नंबर तो है नहीं तो ये नहीं करेगा, तो आप इसको गलत कर आओगे और फिर लगेगा आपके काटा। ठीक है, तो इस वाले केसेस में क्या करना है, एल्कीन का केस है, एल्कीन का केस मान के हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया इस वाले केस में। अब कुछ केस, अब हमारे पास केस आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के। ये इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टल लेटिस और डाइपोल मोमेंट, ये किस तरीके से देखेंगे। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखते हैं। अभी देखना समझ आ जाएगा, 4-5 पॉइंट है बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फिर आपका कवर हो गया। फिर हम मूव ऑन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के ऊपर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट में हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है, सिस का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। कैसे बच्चों, देखो C डबल बॉन्ड C OH CH3 OH CH3। तो बच्चों जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो उस तरफ अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है।
तो इस वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, इसने अपनी तरफ खींचे, इस वाले में इसकी ज़्यादा है, इसने अपनी तरफ खींचे। तो बच्चों ये ऊपर की तरफ ही तो जा रहा है ना बेसिकली। यदि हम बात करें ट्रांस की, तो इस वाले केस में OH इस तरफ आ जाता है, OH इस तरफ आ जाता है, तो ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, तो ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं। तो दैट्स वाई सिस की ज़्यादा होती है डाइपोल मोमेंट एज कम्पेयर टू द ट्रांस। अब बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की। तो बच्चों जिसका भी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉयल करने के, उसमें वेपर बनना। तो जिस भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उस केस में उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ज़्यादा। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है? सिस का ज़्यादा है, तो सिस का ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। नंबर 3 बात करते हैं क्रिस्टल लेटिस की। तो क्रिस्टल लेटिस का मतलब होता है बच्चों कि उसका अरेंजमेंट कैसा है, मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, किस तरीके से मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसका ही क्रिस्टल लेटिस ज़्यादा होता है। तो हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास स्टेबिलिटी बच्चों ट्रांस की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस से। तो क्रिस्टल लेटिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो हमारे पास ट्रांस की ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं सिस, क्रिस्टल लेटिस। देन इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिस्टल लेटिस बच्चों। तो सबसे हमने क्या बताया, क्रिस्टल लेटिस स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ट्रांस की ज़्यादा है हमारे पास स्टेबिलिटी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा हो जाएगा? ट्रांस का ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं सोलिबिलिटी के बच्चों। सोलिबिलिटी जो हमारे पास कम स्टेबल होगा वो जल्दी सोल्यूबल हो जाएगा। तो कम स्टेबल हमारे पास कौन सा है? कम स्टेबल हमारे पास सिस है। तो सिस हमारे पास जल्दी सोल्यूबल हो जाएगा एज कंपेयर टू ट्रांस। बच्चों जो हमने पढ़े 5 पॉइंट, इनमें एक केस होता है जब ये ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लें और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ले लें, तो उस वाले केस में हमारे पास ये डाइपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं। और इस वाले केस में ये ट्रांस ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द सिस। व्हेन वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो इस वाले केस में बच्चों क्या करेंगे, CN ले लो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ले लो मिथाइल। तो जो CN है तो इसका बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मिथाइल और C डबल बॉन्ड C में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, तो ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसमें एक ही तो डायरेक्शन में आ रहे हैं। दैट्स वाई ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तब मॉलिक्यूल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। उस वाले केस में क्या हो जाएगा, किसका ज़्यादा हो जाएगा? उस वाले केस में हमारे पास ट्रांस का एक तो डाइपोल मोमेंट और एक बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास अलग होंगी और बाकी जो है ये जो हमारे पास है ये सेम आएंगे। इनमें सिस की ज़्यादा होती है तो सिस की होगी। बस ये 2 वाली चीज़ें याद रखना, एक डाइपोल मोमेंट और एक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमारे पास यही था। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर में, उसमें डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्फर्मर। ठीक है बच्चों, अभी 2 मिनट के बाद पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक, 2 मिनट का आपका गैप है। बच्चों अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे काउंट करेंगे। छोटा सा है, बस 2 फॉर्मूले हैं, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद मूव ऑन करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर में।
सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो बच्चों इसमें हमें ना दो केस देखेंगे, एक अनसिमेट्रिकल का केस होता है और एक सिमेट्रिकल का केस होता है। तो सबसे पहले यदि हम अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं तब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा व्हेन molecule is unsymmetrical तो इस वाले केस में किस तरीके से निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो जीआई होंगे इस वाले केस में फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होगा बच्चों, n का मतलब होता है जितने भी डबल बॉन्ड हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं उनका नंबर n होता है। n डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड which exhibit GI। तो यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों अलग अलग होंगे, और यदि ये दोनों ही सेम होती हैं तो उस वाले केस में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3। तो बच्चों इस वाले केस में जो हमारे पास तो बच्चों इसमें ये देखो आप कितने डबल बॉन्ड है जो जीआई एग्जिबिट करेंगे, तो हमारे पास 4 डबल बॉन्ड है जो जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं। तो इस वाले केस में हमें टोटल नंबर ऑफ जीआई निकालने हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n जितने भी डबल बॉन्ड हैं जो जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं, तो 4 डबल बॉन्ड हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 4, 2 × 2 × 2 × 2, तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 जीआई हमारे पास यहाँ पे एग्जिबिट करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है तब हमारे पास मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। दूसरा केस होता है तब यदि हमारे पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। तो बच्चों मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है मतलब उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS वाली साइड है और RHS वाली साइड है वो सेम है। जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3। तो बच्चों इस वाले केस में ये दोनों सेम है, तो इस वाले केस को बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। तो जो p होता है हमारे पास ये होता है n/2। यदि हमारे पास n इवन होता है तब का ये केस है बच्चों। यदि हमारे पास n ओड होगा तो उस वाले केस में क्या हो जाता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 है बच्चों, तो 3 क्या हो गया हमारे पास ओड हो गया। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे 2 3-1 प्लस p, इस वाले में ऐड करना, ओड में क्या करेंगे हम 1 ऐड करेंगे, 3 + 1 4, 4 हमने ऐड कर दिया तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2। तो p की क्या हो जाएगी 2 की पावर 2-1, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2-1 कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 6 आइसोमर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो उस वाले केस में होता है 2 की पावर n। ठीक है बच्चों, इवन ओड का केस हो उस वाले केस में इस तरीके से देख लेना, ओड हो तो उसमें +1 कर देना और इवन हो तो डायरेक्ट उसमें -1 कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का इसमें बचा हुआ था टोटल नंबर आइसोमर काउंट करने का। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के बच्चों। तो ऑप्टिकल आइसोमर में हम डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एनेंशियोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड क्या होते हैं, वो सब हम देखेंगे इस वाले में ऑप्टिकल आइसोमर में।
तो आई थिंक ये क्लास आप लोगों की बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ऑप्टिकल आइसोमर की हम दूसरी क्लास ले लेते हैं। हम इस वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही रखते हैं। ओके बच्चों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अभी नेक्स्ट वाली वीडियो आने तक आप वेट करना। नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर एंड देन कन्फर्मेशन आइसोमर। उसमें हमें रोटेशन पढ़ना है, किस तरीके से हम स्टैगर्ड को एक्लिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमैन को किस तरीके से हम फिशर प्रोजेक्शन में कर सकते हैं, और किस तरीके से इसमें हमें एंटी स्टैगर्ड फॉर्म देखनी है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, देन चेयर ट्विस्ट फॉर्म भी हम उसमें देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बार बार देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बाय।